हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका IR स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा केमिस्ट्री का 10वें लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। जो हमारा नवा लेक्चर था उसमें हमने एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सारा देखा था, और एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत जो मुख्य रूप से कुछ तत्व हैं उनके बारे में क्या क्या विशेषता थी वो हमने लास्ट में 5-6 पॉइंट लिखा था। इसी तरह पी ब्लॉक देखो, अगर हम देखें तो हमारी सिलेबस में है आवर्त सारणी की जो तत्व है या जो परमाणु है उनकी आवर्तिता यानी जो उनके गुण हैं उन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन मैं एस ब्लॉक पी ब्लॉक को तत्वों के नाम भी इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हमें जिस तरह से पी ब्लॉक के बोरॉन परिवार है, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, उसके अंदर से जो कुछ एक सामान्य वे में देखें तो दाएं से बाएं जाना, ऊपर से नीचे जाना, वो सारी चीज़ें तो हम करेंगे लास्ट में, वो मैंने आपको बताया है। लेकिन जिस तरह से आपके कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ये सारे जो तत्व हैं उनमें से कोई बीच में से एक तत्व उठा दिया, जिस तरह से गैलियम उठा दिया, तो गैलियम जो बोरॉन परिवार में गैलियम का जो गलनांक क्वथनांक होता है वो सबसे कम होता है, आयनन विभव का मान सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण बताइए। तो हमें तो पूरा आवर्त सारणी के बारे में पता था, बीच वाले तत्व के बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो परिवार है उन जो जिस तरह से कार्बन फैमिली है, बोरॉन फैमिली है, उन बोरॉन परिवार के तत्वों को भी साथ में लिख के उनके बारे में बताऊं। तो आज हमारा जो रहेगा पहला रहेगा का पी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो हम हेडिंग लिखे आप पी ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक ने हमने पढ़ लिया है, तो ये हो जाएगा पी ब्लॉक के एलिमेंट या पी ब्लॉक के आपके तत्व हो जाएंगे। पी ब्लॉक के तत्व या पी ब्लॉक के एलिमेंट, और इसमें वही परिभाषा आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो पी ब्लॉक में जाएगा, इसलिए पी कक्षक पी उपकोष में जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। इसमें आपके बोरॉन परिवार, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, और इसके बाद में आता है, तो ये एक बार तो ये अपन लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप ऐसे लिख लें कि इसमें इसे लिख सकते हैं बोरॉन फैमिली, बोरॉन परिवार, इसके बाद में बोरॉन के बाद में कार्बन परिवार, बोरॉन परिवार, कार्बन परिवार, ठीक है। इसके बाद हम कह सकते हैं नाइट्रोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परिवार। इस नाइट्रोजन को निकोजन फैमिली भी कहा जाता है, इस नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन फैमिली भी कहा जाता है। जिस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, जो हेलोजन होता है, इनको क्या कहा जाता है, उनको हेलोजन कहा जाता है, तो इसको निकोजन भी कहा जाता है, इसको निकोजन, इसको निकोजन, इसको निकोजन कहा जाता है। इसके बाद में हमें पढ़ना है नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन फैमिली, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन फैमिली होगी। अब इसको कहा जाता है चेल्कोजन, इसको कहा जाता है चेल्कोजन या केल्कोजन। अब ये चेल्कोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन फैमिली में पाया जाता है ओल्ड स्टाइल से डीप हो, इसकी ट्रिक है, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर है, तो ये मोस्ट ऑफ अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये अयस्क के रूप में, ये आपके अयस्क के रूप में, अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है केल्कोजन या चेल्कोजन कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन, हमें और क्या पढ़ना हो जाएगा इसमें, तो ये आप मेरे साथ ये पॉइंट लिखते रहे आप। बोरॉन परिवार, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, निकोजन कहते हैं, ऑक्सीजन परिवार, चेल्कोजन अयस्क के रूप में पाया जाता है, इसलिए। इसके बाद में आपका हो जाएगा एफ, हेलोजन परिवार, सिंपल सा लिख लेते हैं हम, क्या कहा जाएगा, हेलोजन परिवार। और हेलोजन परिवार सभी जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिडिनियम। इसके बाद में 6 नंबर हमें अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसें या शून्य वर्ग, अक्रिय गैसें, ठीक है। और अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं, यही पता है कि पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण किसी से एक इलेक्ट्रॉन ना तो लेते हैं ना किसी से देने हैं,
यानी ये निष्क्रिय होकर पड़े तो इसको अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है। हमें पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत इतनी सारी चीजें पढ़नी होगी। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यानी चैल्कोजन अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। हेलोजन परिवार है, अक्रिय और आपकी निष्क्रिय गैसें हैं। ठीक है, अगर इनको एक एक को अलग अलग से पढ़ा जाए तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। ठीक है, यानी काफ़ी चीज़ें बड़ी हो जाएगी। हमने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देखना है। ठीक है, बोरॉन फैमिली में क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन फैमिली में क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट है, उन पॉइंट को ही देखना है। आप इतना नोट करें। ठीक है, इतना नोट करने के बाद हम हेडिंग लिखेंगे बोरॉन फैमिली के बारे में। फर्स्ट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को निकोजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन को चैल्कोजन या कैल्कोजन कहते हैं। जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है इनको हेलोजन फैमिली कहते हैं। देन इसके बाद अक्रिय गैसें, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के आवर्त सारणी में देखा होगा आपने। ठीक है, आवर्त सारणी में इस हिसाब से आपने देखा होगा, यहाँ पे होते हैं बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और ज़ेनॉन, रेडॉन, इस तरह से ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूं। अब हमें लिखना है बोरॉन फैमिली। क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये हो जाएगा आपका बोरॉन परिवार या बोरॉन फैमिली। तो ट्रिक है आपकी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ट्रिक क्या है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो अपन कह सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आलू, गाजर इन थैला। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, देखो नाम नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद में हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे बोरॉन का एक बार अपन पूरा भर देते हैं। तो बोरॉन होता है आपके 5 नंबर पे, तो 1s2 और 2s2 और 2p1। तो अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया? तो अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया? पी उपकोष में। पी उपकोष में आया, तो इसलिए इसको पी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। तो अब इसको हम इस तरह से भर सकते हैं। ये हो जाएगा 3s2 और ये 3p1 हो जाएगा। ये आपका 4s2 और ये आपका हो जाएगा 4p1 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 5s2 और ये हो जाएगा 5p1 हो जाएगा। इसके बाद में ये 6s2 और ये 6p1 हो जाएगा। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्या हो गया? ये तो ट्रिक हो गई, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये तत्व के प्रतीक चिन्ह हो गए। यहाँ पे नाम बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई? ये हो गई इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये इनका प्रतीक हो गया और ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी ट्रिक हो गई। ये ट्रिक हो गई, प्रतीक चिन्ह हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। अब हम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे उसको तो हम जनरली देखेंगे ही। ठीक है, आप अभी देखो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 और गैलियम की हो जाती है वो +3 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है, फिर +1 और +1।
ऊपर से नीचे जाने पर बोरॉन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर जो ऑक्सीकरण का स्थायित्व होता है +3 की अपेक्षा +1 होता जाता है। बोरॉन की +3 है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं यानी हम थेलियम की ओर बढ़ते हैं तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो आपकी +3 की कंपैरिजन में +3 की अपेक्षा +1 होती है, वो ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त होती है। इसका कारण होता है आपका निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन आपका इसका इनर डिफेक्ट इसका प्रभाव होता है। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, इसके बीच में काफ़ी गैप बढ़ जाता है, ऊर्जा स्तर काफ़ी क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखो, ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं। तो अंतिम कक्षा कौन सी है इसकी, मैं फिर से बता रहा हूँ ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। जो आवर्तिता है वहाँ से हम जरूर देखेंगे, लेकिन हमें अभी इसको देखना है। तो अंतिम जो दो कक्षक होते हैं, अंतिम बाहरी दो कक्षक या एक कक्षक जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बन जाती है। तो यहाँ से 2s2 और 2p1 तीन इलेक्ट्रॉन थे, तीनों बाहर निकल गए तो +3। यहाँ पे 2 और 1 यानी 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों बाहर निकल गए तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल सकते हैं और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिया है। ये गैलियम हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बोरॉन फैमिली में गैलियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 भी हो सकती है, क्योंकि अपने बाह्यतम कोश से 4p1 से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। और यदि लेने वाला तत्व यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई बाहरी तत्व बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये तो तीनों इलेक्ट्रॉनों को भी ले सकता है। 4s2 के भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 4p1 के भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो +3 भी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। लेकिन जैसे नीचे जाते हैं तो 5s और 5p ऑर्बिटल के बीच में ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है और निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म जो प्रभाव होता है ना, वो लागू हो जाता है, यानी इनर्ट इफेक्ट लागू होता है। आपने 12th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि इनर्ट इफेक्ट क्या होता है। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ये इस बोरॉन फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के लिए जो आपकी पी ब्लॉक परिवार है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट के, उन सभी तत्वों के लिए काम आता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल काफ़ी अधिक हो जाता है, यानी ऊर्जा अंतर जैसे बढ़ता है। ठीक है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में तो एक जो s ऑर्बिटल होता है वो नाभिक के कंट्रोल में हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल नहीं पाते। माना कि इन दोनों के बीच में देखना, इस और इसके बीच में ऊर्जा अंतर बढ़ गया और ये काफ़ी मतलब इस साइड आ गया बाहरी साइड और ये नाभिक के कंट्रोल में आ गया। तो 5s2 ऑर्बिटल, ये 5s2 ऑर्बिटल होता है, नाभिक के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे परिरक्षण पर सेल्डिंग इफेक्ट सब कुछ लगता है। ठीक है, यानी बहुत सारे रूल यहाँ लगते हैं। तो इसके कारण ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होगी। लेकिन ये 5p1 तो बाहर है, तो जिसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं या बाहर निकल सकता है, तो +1 ऑक्सीकरण का स्थायित्व धीरे धीरे बढ़। इसी तरह 6s2 और 6p में p1 में जैसे नीचे जाएंगे वो नीचे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गए तो इनका एनर्जी लेवल और मतलब जो ऊर्जा अंतर है, एनर्जी डिफरेंस काफ़ी बढ़ गया। तो ये जो 6s2 होता है ये नाभिक के कंट्रोल में आ जाता है, मतलब, और इसके बाद में परिरक्षण प्रभाव लगता है। यहाँ पे जैसे परिरक्षण प्रभाव भी लग रहा है तो ये 6p1 होता है, ये बाहर रह जाएगा और ये नाभिक के कंट्रोल में आ रहा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते। तीनों निकल जाते +3 हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो +1 हो गया। तो हमें ये पूछा जा सकता है बोरॉन फैमिली में कि ऊपर से नीचे जाने पर +3 की अपेक्षा +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कैसे मतलब ज़्यादा हो रहा है। तो नीचे जाते हैं तो s और p ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस का ज़्यादा हो रहा था, इनर्ट इफेक्ट लग जाता है, परिरक्षण प्रभाव लगता है। यानी अगर 100% इसका सही आंसर है तो वो इनर्ट इफेक्ट लगता है। निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव जिसे इनर्ट इफेक्ट कहते हैं, ये चीज़ यहाँ काम कर जाती है, इसलिए ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायित्व हो जाती है। ये हमारा बोरॉन फैमिली हो गई। ठीक है, अब बोरॉन फैमिली में हमें याद रखना है कि एक तो गलनांक कथनांक सबसे कम किसका होता है और सबसे ज़्यादा क्या होता है। ऑक्सीकरण अवस्था मैंने आपको बता दी और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बोरॉन फैमिली में देखो सिंपल सी बात है
जैसे जैसे आकार बढ़ा जाता, अगर आयनन एंथैल्पी की बात करें अपन, तो बोरॉन की आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम की मतलब कम होती जाती है। बोरॉन से नीचे थेलियम तक आते हैं, बोरॉन से नीचे थेलियम तक आते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक बार गैलियम ऊपर नीचे कर लेता है बीच में। इसी तरह गलनांक का भी काम करता है। ये गैलियम है, ये बहुत सारे खेल करता है इसमें, और यहीं से क्वेश्चन अपने बनते हैं। ठीक है, गैलियम ही इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बोरॉन फैमिली में अपना गैलियम इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे गलनांक क्वथनांक से क्वेश्चन उठा ले, चाहे आपका क्वेश्चन आयनन एंथैल्पी से उठा ले। तो यहाँ देखें, बोरॉन फैमिली में सबसे कम गलनांक और क्वथनांक का मान गैलियम का होता है, ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कैसे, तो एक बार बता रहा हूँ। जनरली देखा जाए तो बोरॉन से थेलियम तक आते आते गलनांक क्वथनांक का मान कम होना चाहिए था, लेकिन इसमें सबसे कम इसका हो जाता है। ठीक है, यह देखो, यहाँ आते आते मतलब कम हो रहा है, फिर ये इंडियम और थेलियम पर वापस बढ़ जाता है, इंडियम और थेलियम तक वापस बढ़ जाता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम तक कम होता है, इंडियम और थेलियम में बढ़ जाता है, और सबसे कम होता है वो आपका गैलियम का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम गैलियम का होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैलियम हमेशा G+2 के फॉर्म में रहता है। किसरे, Ga+, गैलियम +2 की मतलब 2 अणु के रूप में रहता है। ये जब 2 के रूप में होगा भाई, ये इस 2 रूप में होगा, तो कहने का मतलब इस तरह देखें, ये हमेशा गैलियम 2 के रूप में रहता है, अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं, गैलियम और गैलियम इस रूप में है, तो ये जो बंध होता है ये बहुत ही दुर्बल बंध होता है, ये बंध इजीली टूट जाता है, इसलिए सबसे कम गलनांक क्वथनांक का मान इसका कम होता है। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे इसका बढ़ने लग जाता है। क्या, इसमें जो होता है गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ते हैं। कारण बता रहा हूँ फिर से, बोरॉन से एल्यूमिनियम और गैलियम तक आते आते गलनांक क्वथनांक के मान कम होते हैं, थेलियम के बाद बढ़ जाता है। गैलियम का सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि गैलियम Ga2 यानी गैलियम 2 की फॉर्म में उपस्थित होता है, ये इस रूप में, और इनके मध्य जो बंध होता है ये बहुत ही दुर्बल होता है, आसानी से टूट जाता है। भाई आसानी से टूटेगा, पिघल भी जाएगा, और क्वथनांक यानी गलनांक जो क्वथनांक है उसके मान क्या हो जाएंगे, उसके सबसे कम मान होंगे। चीज को आप लिख सकते हो, मैं सिर्फ एक शॉर्ट पॉइंट में लिख रहा हूं कि गलनांक, यहां लिख लेता हूं मैं, बोरॉन परिवार में गैलियम का गलनांक एवं क्वथनांक, बोरॉन परिवार में गैलियम का गलनांक एवं क्वथनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि गैलियम हमेशा, ऐसे लिखें, हमेशा नहीं लिखे, गैलियम G2 के रूप में होता है, इनके बीच में दुर्बल बंध, ये फिर ये दुर्बल बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, 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 जिससे आसानी से टूट जाएंगे, गलनांक क्वथनांक के मान क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये मैंने आपको चीज बता दी। यही काम आयनन विभव में होता है। बोरॉन परिवार में लिख लेता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। बोरॉन फैमिली में जो सबसे कम आयनन विभव होगा वो गैलियम का होगा। क्यों होता,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आई थिंक जो इसमें डब्लू का शेप बनता है, ठीक है। अपने नॉर्मल लेब असिस्टेंट में ऐसा नहीं पूछे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो बोरॉन फैमिली होते हैं उसमें जो आयनन एंथैल्पी होती है, आयनन विभव, उसमें डब्लू का शेप बनता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अगर जिस तरह से अगर फर्स्ट ग्रेड की अपन बात करें या थोड़े और थोड़ा हाई लेवल की कम्युनिटी से आपके कह सकते हैं अपन नेट वेट है या नेट का एग्ज़ाम है, उनमें पूछा जा सकता है। तो हमें फिर भी ध्यान रखना है, लेब असिस्टेंट भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। 2016 का पेपर उठा के देख लेना। तो बोरॉन फैमिली की अगर बात कर लें अपन, तो गैलियम का आयनन विभव, गैलियम का आयनन विभव सबसे कम होता है। गैलियम का आयनन विभव सबसे कम होता है और बोरॉन फैमिली में आयनन विभव के लिए डब्लू शेप बनता है। और बोरॉन परिवार में आयनन ऊर्जा या आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी परिवार, बोरॉन परिवार में आयनन विभव के लिए डब्लू का आकार बनता है। कैसे बनता है एक बार यहाँ देखिए, मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। डब्लू का आकार बनता है, वो हम देखते हैं कैसे बनेगा आपका। अब इसको उतारिए मेरे साथ ही। देखो ये इस रूप में बनता है, ये इस रूप में बन जाएगा आपका। इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। यानी ऊपर नीचे होती है चीज़ें, ठीक है। यानी गैलियम में ऊपर नीचे हो जाएगा आपका। अगर सबसे कम नहीं लिखे तो भी हम, ये डब्लू का आकार बनता है इस रूप में। एक बार बोरॉन का सबसे ज़्यादा आयनन विभव, फिर एल्यूमिनियम का क्या कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। सॉरी, हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बार मान बढ़ रहा है फिर कम होता है। इस तरह से इसमें डब्लू का आकार बनता है, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना। इसको अब उतार ले, इसके बाद में हम कार्बन परिवार के बारे में लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार और भी देख लूँगा। अगर इसमें डब्लू का शेप बनता है तो लगभग पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि इसमें डब्लू का शेप बनता है। और बोरॉन फैमिली में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि गलनांक पथरांक का मान सबसे कम किसका होता है, तो ये होता है आपका गैलियम का। इसको जल्दी से उतारिए। जल्दी से इसको उतार लीजिए। और इसका क्रम पूछे तो हम क्रम तो बना ही सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। अगर गलनांक पथरांक का क्रम पूछे तो भी, और आयनन एंथैल्पी का क्रम पूछे तो भी हम इसका क्रम बना सकते हैं। अगर आयनन विभव का क्रम पूछ रहे तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो ये हम आयनन विभव लिख रहा हूँ, आयनन विभव का क्रम है। एक बार तो सबसे अधिक किसका होता है, बोरॉन का, सबसे अधिक बोरॉन का होता है। इसके बाद में एल्यूमिनियम का क्या होता है, कम, लेकिन आपका जो गैलियम होता है उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसके बाद में कम होता है, यानी इसके बाद में और कम हो जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं, यानी बोरॉन का आयनन विभव का मान अधिक है, इसका कम है, लेकिन इसका बढ़ गया है,
सॉरी, इसमें हम कह सकते हैं कि गैलियम का आयनन विभव सबसे कम होता है और बोरॉन परिवार में आयनन विभव के रूप में डब्लू का आकार बनता है। सबसे कम तो थेलियम का होगा, सबसे अधिक लिखना था, सॉरी। बोरॉन का आयनन विभव सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और बोरॉन परिवार में आयनन विभव जो गैलियम होता है, आयनन विभव के लिए डब्लू का आकार बनता है, क्योंकि गैलियम में बढ़ जाता है, गैलियम में बढ़ जाता है और फिर घटता है, और फिर घटता है, और फिर घटता है। तो ये शेप हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। इसका सबसे अधिक आयनन विभव, फिर इसका कम, इसका बड़ा, इसका कम, और इसका, इस तरह से चीजें चलेगी आपकी। हमें ये क्रम याद रखना है, और कॉन्सेप्ट तो हम आयनन विभव का जो चीजें हैं उसको पूरा पढ़ने के बाद ही पढ़ेंगे। अब आयनन विभव है क्या ये बता दो। तो कोई भी विलगित गैसीय परमाणु है, ठीक है, या फिर उदासीन परमाणु है, उसके बाह्य कोश में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या फिर अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी हम खर्च करते हैं उसको आयनन विभव कहते हैं। आपने ये परिभाषा बहुत बार 11-12 में पढ़ी होगी, रटी होगी, समझी भी होगी, ठीक है। कोई एक धनावेशित गोला है या गैसीय विलगित परमाणु है या उदासीन परमाणु है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है अंतिम कक्षा में, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो जो एनर्जी खर्च होती है वो आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। आकार जितना छोटा, नाभिक का कंट्रोल उतना ज़्यादा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन यदि आकार जितना बड़ा है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी की खर्चा करना पड़ेगा, तो आयनन विभव का मान सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से उतार लें। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूं। बोरॉन फैमिली में और देखा जाए तो ये बोरॉन जिस तरह से ये उसके साथ में रिएक्शन करके बोरोजोल बना सकते हैं। फिर ट्राइबोरॉन क्या है, पेंटाबोरॉन क्या है, डेकाबोरॉन क्या है, उनकी स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। लेकिन वो सिलेबस में मेंशन नहीं है तो वो शायद से नहीं भी पूछे, तो फिर ज़्यादा फालतू चीज़ें पढ़ने से मतलब नहीं। हमें परिवार से पढ़ना था तो हमने गैलियम के बारे में पढ़ लिया, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी अच्छी थी, ठीक है। अगर जिस तरह से आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए तो आप उन चीज़ों को भी पढ़ सकते हो कि पेंटा, डेका, ये सारे बोरेन क्या है, डाई बोरेन क्या है, या बोराजिल क्या है, उन चीज़ों को। अब आते हैं अपन कार्बन फैमिली के। कार्बन परिवार, कार्बन परिवार में वही एक पूरा फ्लो चार्ट बना देता हूँ, ट्रिक हो जाएगी आपकी। सबसे पहले तो कार्बन परिवार में आप मेरे साथ ही लिखिए ताकि थोड़ा जल्दी लिख लेंगे। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। यहाँ पे तत्व यानी प्रतीक चिन्ह, ठीक है, तत्व का नाम, यहाँ पे आपका तत्व का नाम हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण अवस्था। ट्रिक, प्रतीक चिन्ह, तत्व का नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था। ट्रिक इसमें हम कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं मेरी ट्रिक लिख रहा हूँ, आप कुछ नया भी कर सकते हो, आप कुछ नई चीजें भी लिख सकते हो। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सुनो, SN3 और ये PB लेड, ठीक है। कार्बन हो जाएगा ये आपका
सिलिकॉन हो जाएगा जर्मेनियम, ये हो जाएगा जर्मेनियम, और ये आपका Sn टीन है, और ये Pb लेड है, Pb लेड। ट्रिक कहे सीताजी सुनो प्रभु, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सुनो Sn, Pb प्रभु, तो ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। 6 नंबर पे होता है ना कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है? 2। ये 6 हो गया। आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? p ऑर्बिटल में, इसलिए इसको p ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। वही चीजें यहाँ पे काम कर रही है। 3s2 और यहाँ पे आ जाएगा 3p2। आप मेरे साथ ही इसको जल्दी से लिखते रहें। इसके बाद 4s2 और ये हो जाएगा 4p2। इसके बाद में 5s2 और ये हो जाएगा 5p2 और 6s2 और 6p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था होती है +4 +4 +4 और +2 +2 और +2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक को उठा के देखें, या फिर 12th का जो 7वां चैप्टर है आपका, उसको उठा के देखें। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैं सारी चीज़ें यहाँ लिखवा भी रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं वो भी बता रहा हूँ। देखो, ये इसके ट्रिक, ये प्रतीक चिन्ह, ये तत्वों के नाम हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ये ऑक्सीकरण अवस्था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहेगी? ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ये जर्मेनियम वाली पूरी लाइन ही अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अब वही काम करेगा कि ऑक्सीकरण अवस्था। कार्बन फैमिली में हमें पूछ सकता है, कार्बन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व होता है +4 की कंपैरिजन में +2 ज़्यादा हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न वही, भाई यहाँ पे देखें तो ये एक तो नाभिक के कंट्रोल में है, लेकिन ये दो नाभिक के कंट्रोल में नहीं है, तो चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। ये दो नाभिक के कंट्रोल में नहीं है, चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो कार्बन +4 होता है, सिलिकॉन +4 होता है। लेकिन अब क्या है कि ये धीरे धीरे 4s2 होता है, वो धीरे धीरे अब नाभिक के कंट्रोल में जाने लग गए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी सबसे पहले तो 4p2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 4p2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। लेकिन यदि खींचने वाला कोई तत्व जो परमाणु बहुत मजबूत है, उसको जरूरत भी ज़्यादा है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन हो गए, तो ये क्या करेंगे, इन चारों इलेक्ट्रॉन को अगर एक साथ खींच भी ले तो ऐसे टाइम में +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी हो सकती है। लेकिन जैसे नीचे जाते हैं तो निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव लगता है। अक्रिय इलेक्ट्रॉन प्रभाव, इसका मतलब होता है, अक्रिय इलेक्ट्रॉन प्रभाव यह होता है कि जैसे जैसे आकार बड़ा होता है तो s और p ऑर्बिटल के बीच में जब ऊर्जा अंतर बढ़ जाता है, तो ऊर्जा अंतर बढ़ने के कारण जो s ऑर्बिटल होता है उसमें परिरक्षण प्रभाव भी लग जाता है और वो नाभिक के कंट्रोल में आ जाता है। और जैसे ही नाभिक के कंट्रोल में आता है तो उस s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो और ये दोनों क्या रहते हैं, पेयर के रूप में। भाई ये देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन इस रूप में पेयर के रूप में भरे हुए हैं, तो इसको निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म, निष्क्रिय है क्या, ये निष्क्रिय हो गए, तो निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। इसलिए इनको निष्क्रिय, यानी ये सक्रिय नहीं है। सक्रिय कैसे नहीं है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते, निष्क्रिय हो गए। और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन से युग्म वाले, तो निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव, इनर्ट इफेक्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको इनर्ट इफेक्ट कहा जाता है।
इसको इनक्ट इफेक्ट कहा जाता है। यही तो इसमें वही काम करेगा। नीचे जाए तो 5s और 4p के बीच में ऊर्जा अंतर बढ़ा, गैप बढ़ गया है। ये नाभिक के कंट्रोल में आ जाएंगे और निष्क्रिय हो गए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, तो बाहर नहीं निकलेंगे। ये बाहर है, निकल सकते हैं, तो +2 की ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ा। इसमें भी वही काम करा। 6s2 परिरक्षण प्रभावी काम करेगा और इसके साथ में ही ये नाभिक के कंट्रोल में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ गैप बढ़ गया है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। इतनी एनर्जी नहीं है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाए। ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से इनकी क्या होती है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाता है। ठीक है, आप इन चीजों को लिख लें। इसके बाद में जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो आपके अर्धचालक सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग किए जाने वाले सबसे ज़्यादा अच्छे तत्व माने जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम यहां लिख लेता हूं मैं। ठीक है, कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम अर्ध चालकों यानी सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं। अपने 12th में फ्रेंकल और शोटकी दोष पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है कि फ्रेंकल और शोटकी दोष क्या है। ठीक है, तो उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने शुद्ध और पढ़ा होगा। फ्रेंकल शोटकी दोष है, फिर अर्धचालक भी आ जाता है ना। अर्धचालक में जब फिजिक्स आ जाए या केमिस्ट्री आ जाए, वहाँ अर्ध सेमीकंडक्टर टॉपिक होता है अपना। उस सेमीकंडक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर के रूप में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो अपने सोलर प्लेट है आज के टाइम में, सौर ऊर्जा वाली, तो उसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये हो गया कार्बन फैमिली। आयनन विभव है, फिर गलनांक अतरांक क्या, उन चीज़ों को हम देख लेंगे। एक बार इतनी चीज़ें आप इसकी उतार ले, इसके बाद हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। जल्दी से उसको उतार ले आप। अब हम नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लेते हैं। और देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल इतनी इजी है, अगर आप ट्रिक के माध्यम से सीखोगे तो कम से कम 5 मिनट के अंदर आप पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बना सकते हो। हमें उन चीज़ों को पढ़ना जो ज़्यादा उपयोग में आती है। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा, और डी ब्लॉक, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। क्वेश्चन भी वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। लेंथेनाइट एक्टिनाइट से थोड़े कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमें उनमें पढ़ना क्या, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट संकुचन क्या है, और वो कहाँ से कहाँ चल, उसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। लेंथेनाइट एक्टिनाइट के अंदर हमें 2-3 चीज़ें ही याद रखनी है। इसके बाद में नाइट्रोजन फैमिली को देख लें। एन परिवार, तो ये हो जाएगा आपका नाना पार्टिकल आज सबके बीच, ये अपनी ट्रिक रहेगी। तो मैं यहाँ ट्रिक लिख लेता हूं पहले तो। ट्रिक नाना पार्टिकल आज सबके बीच। ट्रिक ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और ये आ जाए Sb,
और ये बिस्मिथ आपका, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, थोड़ा जल्दी लिखें, ठीक है। अब मैं ये चीज़ें इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको और कहीं नोट से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े और कहीं देखना नहीं पड़े, ठीक है। अगर रेफरेंस बुक में नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, तो ये इतना काफ़ी हो जाएगा आपके लिए नोट्स। तो ये 1s2 और 2s2 और ये अब आ जाएगा 2p3। तो यहाँ पे हम वही क्रम वापिस चलाएंगे, 3s2 और 3p3 भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद में 4s2 और 4p3 और 5s2 और 5p3 और इसके बाद में 6s2 और 6p3। हमें सारा चीज़ें याद नहीं रखनी है, फिर से बता रहा हूँ, सारी ऐसा जरूरी नहीं कि इनके एटॉमिक नंबर भी याद कर ले, परमाणु भार भी याद कर ले, हमें कुछ चीज़ें नॉर्मली याद रखनी है। मैं ऑक्सीकरण अवस्था को हर बार इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण अवस्था से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाएगा। जिस तरह से पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ओस्मियम, OS ओस्मियम, इसके बाद Mn+7 और ओस्मियम +8, इस पॉइंट को भी लिखवा दूंगा मैं। तो इसका तो आपका हो जाएगा +3 और इसमें हम बता सकते हैं आपकी +5, 5, इसके बाद में +5 और आपका 3 भी हो सकता है, फिर ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा 3। वही रीजन इसमें भी काम कर लेता है। अब इसको भी आप उतार ले जल्दी से, फिर हम, और इसको क्या कहा जाता है, निकोजन परिवार। क्या कहा जाता है, निकोजन परिवार, इसको कहा जाता है निकोजन परिवार। इन चीजों को लिख लेना, इसको कहा जाता है निकोजन परिवार। इसको जल्दी से उतारें। इसके बाद हम ऑक्सीजन फैमिली को भी देख लेते हैं। जल्दी से उतारा इसको, ठीक है। अब इसको रब कर लेता हूं मैं। मैंने +3 और +5 सीधा लिख लिया। अगर अपन चाहे तो और भी चीज़ों में वेरिएशन कर सकते हैं, +2 लिख लेंगे, फिर +1 लिख लेंगे, फिर +5 जाएंगे, वो चीज़ें भी हो जाती। नाइट्रोजन में हम प्लस माइनस की ओर भी कई बार जा सकते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन आपका -1 -2 तक जा सकता है। इसके बाद ये +1 +2 +5 तक जा सकता है। तो उन चीज़ों को मैंने सीधा लिख लिया +5। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन परिवार की। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन परिवार, जिसको क्या कहा जाता है, चैल्कोजन या कैल्कोजन कहा जाता है, जिसको चैल्कोजन या फिर कैल्कोजन, ये हो जाएगा आपका चैल्कोजन। वही यहाँ पे ट्रिक काम करेगी, यहाँ पे प्रतीक चिन्ह, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। तो ट्रिक हो जाएगी ओल्ड स्टाइल से टिपो। क्या हो जाएगी, ओल्ड स्टाइल से। जिस तरह से मुझे इसकी सारी ट्रिक भी पता है और बेसिकली बिना ट्रिक के भी लिख सकते हैं, इसी तरह आप भी इसको सीख सकते हो, ठीक है। ओल्ड
ओल्ड स्टाइल से टी, ठीक है, ओल्ड, ये हो जाएगा ओल्ड स्टाइल से टी। इसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर लेते हैं अपन, 1s2 2s2 और 2p4। 8 हो गया आपका, ये 8 नंबर पे होता है ना, 1s2 2s2 2p4। इसके बाद में यही वापिस चलेगा आपका, ये हो जाएगा 3s2 और 3p4, ये 4s2 और ये 4p4, 5s2 और ये हो जाएगा 5p4 और ये 6s2 और ये हो जाएगा 6l644। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं हम, ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात कर लेते हैं अपन। तो अब हो जाएगा आपका -2 और +2 और डैश 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 +6 तक। इसके बाद +6, यहाँ पे +4 और +6 होगा, थोड़ा वेरिएशन होगा, +4 और +4। तो ऊपर से नीचे जाने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऊपर से नीचे जाने पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है, नहीं इनका स्थायित्व, वही इनर्ट इफेक्ट काम करेगा। ये ट्रिक हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। और पुनः बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण अवस्था हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। यहाँ मैं 2 पॉइंट नोट करवा रहा हूँ, वो आप मेरे साथ ही नोट कर ले कि पूरी आवर्त सारणी में, ठीक है, अभी मुझे याद आ गई, ये हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। पूरी आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में सर्वाधिक, पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? OS ओस्मियम की, OS ओस्मियम की +8 और Mn मैग्नीज की +7 होती है। ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये दोनों चीज़ें अपन लिख सकते हैं कि पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो ओस्मियम की होती है, +8 होती है। कितनी होती है? +8। और Mn की होती है +7, ये सेकंड नंबर पे होता है। ऑक्सीजन परिवार हो गया। इसके बाद लिखते हैं आपका हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। देखो अब इससे अच्छा इसको लिखने से जब इसके गुणधर्मों की जो आवर्तिता पढ़ेंगे, चलो एक बार मैं लिखवा ही देता हूँ ताकि आपको तत्व तो मिल जाए। देखो हम जो आवर्तिता उसको पढ़ने से पहले हमारे पास तत्व होनी चाहिए। एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो हमें पता होनी चाहिए, वास्तव में ये एलिमेंट है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये एलिमेंट है, यहाँ से इस तरह से काम आएगा। तो इसको एक बार आप पूरा उतार लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब मैं इसको रब भी कर लेता हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको जल्दी से उतार लेना। और पूरी आवर्त सारणी में ओस्मियम +8 और Mn +7, ये 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको याद रखनी है। अब आपका हो जाएगा F परिवार, फ्लोरीन परिवार, और इसको कहा जाता है हेलोजन। क्या कहा जाता है? हेलोजन। तो इसकी ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी आपने पढ़ी होगी, मैं सीधा लिख लेता हूँ इसको कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीटीनियम या एस्टीटोन, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आपका 1s2 2s2 और 2p और 9 पे है ये, तो ये हो जाएगा आपका 5। 4 और 5 9 हो गए। 3s2 और इसका हो जाएगा 3p5, 4s2 और 4p5, इसके बाद 6s2 और सॉरी यहाँ पे 5,
5 और 5p5 और 6s2 और 6p, ये हो जाएगा 5। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, देखो ये माइनस में भी होता है, क्या होता है, माइनस में भी होता है। तो इन सब की एक बार तो -1 -1 -1 और -1 और -1, आपने -1 भी ऑक्सीकरण अवस्था देखी होगी सबके, जिस तरह इन सब पे माइनस लिखा हो रहता है। तो इनकी ये जो ऑक्सीकरण अवस्था ये क्या हो गई, ये सबकी -1, ये -1 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। अब हमें देखता है कि प्लस की कहाँ से चालू होती है, तो इसकी तो -1 रहेगी, इसको हम -2 ऑक्सीकरण अवस्था एक और होती है, आपने Cl-2 लिखा होगा, ठीक है, Cl-2 बन सकता है आपका। इसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं +3 से लेकर +7 तक चली जाती है, ये +7 तक, इसके बाद में ये भी +3 से ये +7 तक जा सकती है। इसके बाद में अगर बात करें अपन तो धीरे धीरे ये +5 और ये +5 का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो ये इनकी क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, और ये ऑक्सीकरण अवस्था इंपॉर्टेंट है। अब देखना, अब हम इसकी बात किसी करते हैं। देखो एक तो इसकी याद रखना, Cl की ये दो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +3 से +7 तक भी जा सकता है, और नीचे जाने पर +5 क्या होता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। यहाँ पे हमें विद्युत ऋणता और आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, जो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, आयनन ऊर्जा का जस्ट उल्टा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा बताता हूँ, किसके रिलेटेड, इसमें इसके रिलेटेड से बढ़ रहे हैं। तो यानी जब किसी उदासीन या फिर गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पे जो एनर्जी खर्च होती है, आयनन विभव कहते हैं। और जस्ट इसका उल्टा, उदासीन या गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को जोड़ना मतलब, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन बंधुता हो जाता है। तो यहाँ पे इनका क्रम देखते हैं। और विद्युत ऋणता का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और इसका मतलब होता है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, उनके बॉन्ड को तोड़ना, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो हेलोजन परिवार की। एक एक पॉइंट में बोल रहा हूं, ऐसे लिख लेना आप। पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी, किसकी होती है, फ्लोरीन परिवार की। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इसकी होती है। और उसमें भी देखा जाए तो सबसे अधिक किसकी होती है, तो वो होती है फ्लोरीन की। इसका क्रम में लिख लो, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्रम किसका है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्रम है आपकी विद्युत ऋणता का। किसका क्रम है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपकी विद्युत ऋणता का क्रम है। ये जो क्रम है ये है विद्युत ऋणता का। किसका क्रम है, विद्युत ऋणता का। पूरी आवर्त सारणी में देखो, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को तोड़ देना, अपनी ओर खींच लेना। F की सबसे ज्यादा और सबसे कम आयोडीन की। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये कॉन्सेप्ट क्या काम करते हैं वहां हम पढ़ेंगे। जो इसके गुणधर्मों की जो आवर्तिता है ना, वहां ये कॉन्सेप्ट सारे पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी तो ये पॉइंट और इसका दूसरा पॉइंट दो ही याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन, इसके बाद में ब्रोमीन, इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। किसका है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, जो एनर्जी खर्च होती है रिलीज हो जाएगी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है, खर्च नहीं होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जो ऊर्जा रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसकी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसकी बात करें तो इसमें पूरी आवर्त सारणी में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो जो ऊर्जा मुक्त होती है
तो क्लोरीन की पूरी आवर्त सारणी में क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, इसके रीजन हम जरूर देख लेंगे। अभी इसका क्रम लिख ले आप, बस ये क्रम याद रखना हमें। सबसे ज्यादा देखो, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की होती है और ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन की, तो यानी सबसे ज्यादा हो गई किसकी, तो ये होगी आपकी Cl की। किसकी हो गई, Cl की। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन देख लेते हैं। अभी रीजन वो ही इसमें कि एक तो इसमें डी कक्षक उपस्थित होते हैं, तो डी कक्षक खाली है तो इलेक्ट्रॉन को खींच भी सकता है और उपस्थित इसमें रख भी सकता है। ठीक है, इसको डिटेल से हम जरूर देखेंगे एक बार। अभी हम काम कर रहे हैं किस पे, ओनली फॉर तत्वों पे। ये तत्व क्या है, किस तरह से हमें याद करनी है, क्या ऑक्सीकरण अवस्था होती है, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यही चीजें हम कंटिन्यू देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आ जाते हैं आपके हेलोजन फैमिली पे। किस पे, हेलोजन फैमिली, सॉरी हेलोजन फैमिली हमने लिख ली है। हम इनर्ट गैस पे या अक्रिय गैसों पे आ जाते हैं, इसको जल्दी से उतार दें इसके बाद। और अक्रिय गैसों में हमें क्या याद रखना है, अक्रिय गैसों में याद रखना है शून्य वर्ग में क्यों रखा जाता है, क्या कारण है, उन सभी चीज़ों को देख लेंगे हम। जल्दी से इसको उतारे आप। अभी ये दो ऑर्डर लिख लेने हैं आपको। ठीक है, ये विद्युत ऋणता का क्रम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। विद्युत ऋणता का क्रम, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, इनकी थोड़ी बहुत ऑक्सीकरण अवस्था, इतना आपको अभी ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूं। अब है आपका हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है, हीलियम, अगर अपन हीलियम को छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ट्रिक हे लेना कहे रब से फिर। ट्रिक क्या है, हे लेना कहे रब से फिर, सॉरी इसका तो अलग है। हे ना अगर कर 0 रन से आउट, हे ना अगर कर 0 रन से आउट, ये इसकी ट्रिक है। ये हो जाएगा आपका, सबसे ऊपर में लिख लेता हूं, इसको रफ ही करना पड़ेगा। 1 मिनट, इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख लेंगे, कोई बात नहीं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, और देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, और ये आपका रेडॉन का हो जाएगा। हीलियम का हो जाएगा, 1s2, 3s 1s2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हमें 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 6 6 6 6 और 6। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक लेता हूं, हे ना अगर कर 0 रन से आउट, ये पूरा है। ट्रिक है, हे ना अगर कर 0 रन से आउट। ठीक है, तो हे हीलियम, ना नियोन, अगर यानी आर्गन, कर यानी क्रिप्टॉन, जीनोन, 0 यानी जीनोन, रन यानी रेडॉन। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। देखो अभी आप इतना लिख लो, अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो यहां पे हम लिख लेते हैं अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। ठीक है, अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ ले ऑक्सीकरण अवस्था को, क्योंकि अब इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसको इसके साथ लिखेंगे हम कि इनको 0 वर्ग में क्यों रखा गया। ये सारी चीजें हम अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इतना लिखे। अभी हमारा सिर्फ काम क्या है, उन तत्वों को देखना कि क्या क्या तत्व है। इन सभी तत्वों को उतार ले जल्दी से अब।
ठीक है, आपने उतार लिया होगा। देखो इसमें अंदर हमें पढ़ना क्या है, अगर उन चीज़ों को मैं नोट करवा दूँ आपको, तो एक तो जीरो वर्ग में रखने के कारण, ठीक है, अक्रिय गैसों में देखना है जीरो वर्ग के पढ़ना क्या है वो बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो जीरो वर्ग के रखने के कारण है, शून्य वर्ग में इसको क्यों रखा गया उसके कारण है इसकी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या है, अब आयनन ऊर्जा हमारे लिए ये दो ही पॉइंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विद्युत ऋणता, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता, ये तीन हमारे लिए पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। इन तीनों पॉइंट को मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। अब जीरो वर्ग में या शून्य वर्ग में इस लिखा, देखो पहली बात तो अपन अगर आयनन ऊर्जा को समझते हैं तो सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। आप देखो ये जो ऑर्बिटल है लास्ट वाले इसकी, ये ऑर्बिटल देख लो, ये सारे ऑर्बिटल देख लो, फुली फिल्ड है। ठीक है, और आप सभी जानते हो जिसका पूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो स्थायी होता है। देखो उसके कारण अलग है, मैंने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले मॉडल में बताया था, सममिति होना और इसमें गैप होना है, वो सारी चीज़ें मैंने 2-3 पॉइंट बताए थे इसके बारे में कि स्थायित्व के क्या क्या कारण होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है भाई 2p6 है, 3p666, यानी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना किसी से इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो निष्क्रिय हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो अगर मैं 6 इसकी अपन बात करते हैं, यहाँ देखिए आप ध्यान से देखना इसको, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अब ये जब 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो मुझे बताओ इस ये पी ऑर्बिटल है, ये क्या है पी ऑर्बिटल, ये कोई भी पी ऑर्बिटल हो सकता है। ये क्या किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, इसको ना तो जगह है नहीं पहली बात। ठीक है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो ये क्या है निष्क्रिय है। क्या है निष्क्रिय है, इनर्ट है। इसके बाद में बात करते हैं क्या किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, भाई इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब क्योंकि अपना घर अपना जो कंप्लीटली पूरे इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है और काफ़ी मजबूती के साथ में है, तो पूर्ण पूरित कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो ठीक है, अब विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी भाई, जीरो। विद्युत ऋणता क्या है, जीरो, यानी कुछ भी नहीं होगी, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना किसी के दे रहा है। क्यों, कारण क्या है, जो पी ऑर्बिटल है फुली फिल्ड है, वो यानी स्थायी रूप से भरे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन ना तो देगा ना लेगा। तो ये यही कारण है इसको शून्य वर्ग में रखने के। ठीक है, इसके बाद विद्युत ऋणता भी इसको जीरो है, शून्य है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका कारण है शून्य वर्ग में रखने में। कारण इसका है कि इसके जो आपके विद्युत ऋणता होती है वो क्या होती है, विद्युत ऋणता जीरो होती है, न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है न किसी से देता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है इसके कारण। इस कारण इसको शून्य वर्ग में रखा गया है। आयनन विभव की बात कर लें तो पूरी आवर्त सारणी में देखा जाए तो सबसे अधिक आयनन विभव का मान इस अक्रिय गैसों का होता है, क्योंकि यही कारण, एक तो विद्युत ऋणता जीरो है। ठीक है, इसके बाद में मतलब कारण इसका काम करता है ये वाले ऑर्बिटल, यहाँ से ऑर्बिटल निकालना है भाई। एक जब जोड़े के रूप में फुली फिल्ड है, उनसे अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। क्या लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी लगी अर्थात आयनन विभव का मान उतना अधिक, आयनन एंथैल्पी का मान उतना अधिक हुआ। तो यहाँ पे इसकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा हुई कि नहीं हुई, तो यानी पूरी हमसे पूछा जा सकता है कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा का मान कौन से ग्रुप का होता है, तो ये आपकी निष्क्रिय या फिर अक्रिय इलेक्ट्रॉन का इसका कारण है। न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं न किसी से देते हैं। विद्युत ऋणता भी जीरो होती है, जीरो वर्ग में इनको रखा जाता है। ठीक है, और इसके फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन से उस आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। ये इतने और कारण है इसके। इसको उतार ले। अब देखो, अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब डी ऑर्बिटल की बात कर लेंगे हम। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी क्या है। अब जिस तरह से हमने इन तत्वों को पढ़ा, अब उन तत्वों को नहीं पढ़ेंगे, तत्वों को सिर्फ पढ़ लेंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, नहीं तो एक एक को लेंगे तो काफ़ी मतलब ज़्यादा चीज़ें हो जाएगी। ठीक है,
तो ये आज हमने सभी तत्वों को पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो रहेगी, अब सीधा हम तत्व उनके गुणों की आवर्तिता यानी आवर्त सारणी में जो आपके सिलेबस में लिखा है आवर्तिता। आवर्तिता क्या है? परमाणु, उस दिन लिखवाया था 6 पॉइंट, परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार, गलनांक, क्वथनांक। फिर कुछ उनके उपयोग, क्या क्या उपयोग है। निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वापिस वैसे ही बोल रहा हूँ, नीचे जाते हैं ना तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है। एक होता है परिरक्षण के प्रभाव से नाभिक के कंट्रोल में आ जाता है एस ऑर्बिटल, पी थोड़ा बाहर रह जाता है, तो पी वाले एक्टिव रहते हैं तो वो निकल जाते हैं, और एस वाले जो ऑर्बिटल होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, अंदर रहते हैं। निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव कहते हैं, उसको भी देखेंगे। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब पूरी कवर की जाएगी आपकी। तो इसके बाद में हम जो आपका 11 जो लेक्चर होगा उसमें हम उनके गुणों पे आ जाएंगे सीधा। और फिर से बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें हमने आज लिखी, जैसे गैलियम का क्या रहा आपका गलनांक क्वथनांक, इसके बाद शून्य वर्ग आयनन एंथैल्पी, इनका कल जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उनमें पूरा बढ़ते और घटते क्रम में पूरी आवर्त सारणी को लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको लेके चलेंगे, पूरी आवर्त सारणी को लेके चलेंगे, बढ़ते और घटते क्रम में दाएं से बाएं जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।